ओके, सो चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक्चुअली हम ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हैं, नाइन्थ में भी हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था। ओके, बहुत कुछ जो नाइन्थ में पढ़ा था वही है स्टार्टिंग में तो। ओके, कि ग्रेविटेशन कि भाई हम जैसे कि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स अर्थ से चिपके हुए रहते हैं। ओके, तो क्यों? ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दी अर्थ। ओके, से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशन। से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशन। टाइड इन टाइड आउट होता है, वेव्स आती है, तो वो सब किसके लिए वजह से होता है? ग्रेविटेशन की वजह से। ओके, नहीं हम बोलते कि भाई इस दिन बहुत ज़्यादा टाइड आ जाती है। सपोज जब मून बहुत ज़्यादा पास हो, अमावस्या और से पूनम के दिन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं बोलते हम कि टाइड इन बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसे तो टाइड इन टाइड आउट एवरीडे होता है, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ओके, लाइक दैट। तो ये सब फिनोमिनन किसके ऊपर वर्क कर रहा है? ग्रेविटेशन के ऊपर। वही सब चीज़ें कि भाई अट्रैक्ट कर रहा है, सब कुछ नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो अर्थ की बात करें तो सब कुछ नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी दूसरे कोई भी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में सबसे ज़्यादा है। जो हमने नाइन्थ में पढ़ा था वही बहुत सारा बेसिक है। क्या? कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इट्स नॉट लाइक कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ का है। ओके, जैसे कि तुम लोग और मैं हूं तो हम हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। हम क्यों एक दूसरे से चिपक नहीं जाते? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। इसके लिए सपोज मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तुम्हारा भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और मेरा भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। हमने फॉर्मूला भी देखा था, याद हो तो। ओके, सो मास जिसका जितना ज्यादा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा। तो मेरा मास है वो मेरे मास के अकॉर्डिंगली मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तुम्हारे मास के अकॉर्डिंगली तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो हमारा मास का ये जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा है नहीं। ओके, दैट्स वाई हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो जाते, एक दूसरे से चिपक नहीं जाते और एक दूसरे के अराउंड में रिवॉल्व नहीं करते। नहीं तो फंडा तो वही है। ग्रेविटेशन फोर्स तो हमारा भी है, कोई ऑब्जेक्ट का भी है, ये फैन का भी है, ये मार्कर का भी है, सबका ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, बट ले ऐसे छोड़ दूं तो ये नीचे ही गिरेगी। क्यों? बोर्ड का भी ग्रेविटेशन फोर्स है, तो बोर्ड के पास क्यों नहीं जा रही, नीचे ही क्यों जा रही है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स बोर्ड के ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा है, इसलिए वो अर्थ के पास जा रही है, ना ही कि बोर्ड के पास जा रही है। मेरा भी ग्रेविटेशन फोर्स है, तो यहाँ से छोड़ दूं तो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है? आजा, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा भी ग्रेविटेशन फोर्स है, अर्थ का भी है, बोर्ड का भी है, सब चीजों का है, लेकिन सब चीजों में सबसे ज्यादा किसका है? अर्थ का है, तो अर्थ के पास जाएगी। ओके, सो अगेन वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन जैसे हम पढ़ते हैं सारे चैप्टर्स, वैसे हम पढ़ेंगे, बट नॉट टुडे। ओके, क्योंकि कल एग्जाम है, तो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। मान लो कि ये चैप्टर तुम्हें आता ही है, स्कूल में चला दिया है, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, अदरवाइज डिटेल में हम इसको फिर से पढ़ेंगे। ओके, तो यही हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है। ओके, सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी लगता है। जिसका जितना मास ज्यादा उतना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। सबका ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा उतना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये सब बातें हो गई ग्रेविटेशन की। और से मैंने तुम्हारे लिए एक नोट्स भी बनाई है, तो फटाफट उसमें से देख लेते हैं, फिर ऊपर आते हैं वापस। ओके, सो से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये हमने नाइन्थ में भी देखा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो फोर्स की वैल्यू है G m1m2/r², याद हो तो। ओके, वेयर m1 एंड m2 दो ऑब्जेक्ट है, r दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ओके, एंड g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये सब हमने नाइन्थ में देखा था, नया कुछ भी नहीं है। ओके, सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर है। तो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ओके, वेयर G क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673, ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, 10⁻11, और यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर। ये कहाँ से आया? अरे ये जी का यूनिट निकालना है ना, तो एफ का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर ऊपर और ये दोनों नीचे, तो केजी का स्क्वायर।
ओके तो ये वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी जब भी न्यूमेरिकल में आए, तो यही है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ और ये उसका फॉर्मूला। डन, ओके बढ़े आगे। सो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, हमने जो 9th में पढ़ा था वही है, नया कुछ भी नहीं है। देखो लिखा हुआ ये, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force, okay, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Done? जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था वही चीज को वर्डिंग में लिखा हुआ है कि सब कोई एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। So product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके तो यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक मार्क में पूछा जा सकता है। ओके चलो तो ये रहा वही चीज है, जी की वैल्यू मैंने जो बताई वो याद रखना 6.673 × 10⁻11। ओके और यूनिट भी यहीं से आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ओके दैट्स इट। अब ग्रेविटेशन की अगर बात करें, ये बुक के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत कंसेप्ट जा रहे हैं हम। जो ग्रेविटेशन की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली भाई न्यूटन भाई साहब ऐसे एप्पल गिरा और ग्रेविटी, नॉट लाइक दैट। बहुत पहले से, मतलब बहुत सालों पहले से क्या माना जाता था पता है, बहुत सालों पहले ऐसा माना जाता था कि भाई अर्थ ही हीरो है, मतलब सेंटर में अर्थ है और उसके अराउंड में सब कुछ घूम रहा है। पहले ऐसा माना जाता था ओके कि सेंटर में अर्थ है, उसके अराउंड में सन मून बाकी प्लेनेट सब घूम रहे हैं। बहुत सालों पहले ऐसा माना जाता था। इंडिया की बात नहीं चल रही है, वर्ल्ड वाइड। ओके हमारी बात नहीं चल रही है, हमें सब कुछ पहले से पता है। ओके सो ऐसा माना जाता था। फिर थोड़े सालों पहले अप्रोक्सीमेटली 200 to 400 इयर्स में एक भाई साहब आए कॉपरनिकस। ओके तो उन्होंने बोला कि भाई ये हम जो पहले से मान रहे हैं ना वो गलत है। ओके कि भाई ये हम सेंटर में अर्थ नहीं है, सेंटर में सन है। ओके सेंटर में सन जैसे अभी है, जैसे अभी सोलर सिस्टम में सन के अराउंड में सब कुछ घूम रहे हैं ना, सो जैसा अभी है वैसा वो भाई साहब ने बोला। लेकिन किसी ने कोई कॉपरनिकस किसी की बात सुनी, कितने ही कॉपरनिकस आए और गए, अपनी बात बताई और चले गए। ओके बट लोगों ने बात मानी नहीं। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ग्रेविटेशन के ऊपर बात की, बहुत सारा काम किया। ओके आर्किमिडीज ने काम किया है, केपलर लॉ है, केपलर ने काम किया है। ओके फिर ब्राह आए हैं, उन्होंने काम किया, बहुत सारे ने काम किया, थोड़ा बहुत सब ने अपना अपना इम्प्रूवमेंट दिया। एंड देन फाइनली आए हैं हमारे न्यूटन। ओके तो न्यूटन ने दे दिया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके यूनिवर्सल लॉ, ओके ये जो अभी हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, नहीं तो हम सोचेंगे यार सारा काम पहले वाले लोगों ने किया और ये भाई साहब ने यूनिवर्सल बना दिया और फिर उनका ही नाम हो गया। नॉट लाइक दैट, ऐसा है नहीं, उन्होंने भी काम किया है। ओके लेकिन पहले भी बहुत सारा काम हो गया। इवन आर्यभट्टा एंड ऑल हमारे साइंटिस्ट ने भी बहुत सारा इनपुट दिया है वर्ल्ड वाइड। हमें तो पहले से पता था, लेकिन वर्ल्ड वाइड होता है ना, हमने सब कुछ नहीं, उन्होंने सब कुछ मांगा ही नहीं तो हमने सब कुछ दिया भी नहीं। ओके वर्ल्ड वाइड वो सब डिटेल्ड है, हमारी बुक में थोड़ा बहुत है, लेकिन हमारे पास जो इंडिया की जो बुक्स है प्योरली ओके उसमें बहुत सारा है। लेकिन अभी भी ये भी इंडिया की ही बुक है एनसीईआरटी, बट वी फॉलो जो वर्ल्ड वाइड जो फिजिक्स सब लोग लर्न करते हैं। जैसे कि भाई तुम लोग 12th तक पढ़े, अब तुम चले गए कॉलेज में ऑस्ट्रेलिया में। ओके तो ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट भी 12th तक पढ़े, अब वो फिजिक्स पढ़े और तुम फिजिक्स पढ़े, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा और दोनों सेम ही इंजीनियरिंग और सेम ही फील्ड में कॉलेज कर रहे हैं, तो कितना मिसमैच हो जाएगा। तो इसीलिए मेजरली सिलेबस जो सेम जैसा हो ना वैसा रखा जाता है। अदर ये हम कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ रहे हैं। ओके तो कहने का बात वो है। नाउ तो ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए और फाइनली न्यूटन ने हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया हुआ है। फिर एक भाई साहब थे, ये भी एक साइंटिस्ट है, कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमें ये जो जी की वैल्यू मैंने अभी तुम्हें याद करने को बोली 6.673 × 10⁻11 ओके न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो वैल्यू ये भाई साहब ने फाइंड करके दी है। तो उन्होंने एक जस्ट लाइक ऐसा जैसे दिख रहा है वैसा सेटअप बनाया। तो सेटअप में क्या था कि ये ऐसे बीच में रोप है, बीच में ये डंडा है, डंडे के एक एंड पर एक बॉल है और दूसरे एंड पर
दूसरा बॉल है। ओके, ये दोनों बॉल का मासेस नोन है, दोनों बॉल के बीच में ये डिस्टेंस L नोन है, सब कुछ ही नोन है। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बॉल दूसरा एक्सटर्नली दूसरा बॉल लाए। ये तो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, थियोरेटिकल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कैसे ढूंढा अगर पूछा जा भी ले तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट किया था, कैवेंडिश ने किया था। तो ये बॉल आया इसके नजदीक, ये बॉल के नजदीक आया, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा दोनों के बीच में, थोड़ा आ तो जाएगा ही ना। ओके, और वैसे ही यहाँ पर भी हम दूसरा बॉल लाए तो उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। दोनों के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाए तो होगा क्या कि यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो जाता है। टॉर्क क्या है? टॉर्क थोड़ा बहुत जो हमने देखा था वो फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू टॉर्क। ओके, वो सब और डिटेल में हम ये 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो जाता है। ये फोर्स तो है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, इधर या इधर, लेकिन डायरेक्शन यही होगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कौन सा? यहाँ से यहाँ तक का। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उसमें क्या जनरेट हो जाता है? टॉर्क जनरेट हो जाता है। जैसे कि ऐसा समझो, सिंपल वे में टॉर्क बता रहा हूँ, ये कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ ऊपर की डायरेक्शन में और यहाँ मैं लगा रहा हूँ नीचे की डायरेक्शन, दोनों साइड फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट फोर्स है, दोनों सेम वैल्यू के हैं, मान लो 10 न्यूटन। फिर भी मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो देखो एक ही पॉइंट पे अगर मैं दोनों फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर नीचे, वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे ना। 10 न्यूटन ऊपर 10 न्यूटन नीचे, कैंसिल। लेकिन मैं 10 न्यूटन ऊपर यहाँ लगा रहा हूँ और 10 न्यूटन नीचे यहाँ लगा रहा हूँ, तो अभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है। ओके, लेकिन उस ऐसे अभी लगा था तो ये ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन, कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ लगाऊंगा तो क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऐसे घूमेगा। समझ में आया? यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे तक ऐसे घूमेगा। यही चीज मैं यहाँ से करता, ऊपर से भी लगा रहा हूँ, नीचे से भी लगा रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आएगी। लेकिन वो पॉइंट, एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, लेकिन अभी डिफरेंट पॉइंट पे दोनों फोर्स लगे, यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर, ऐसे किया, ये घूमने लगा। ये जो घूमने लगा वही है क्या? टॉर्क। तो ये कैसे घुमा? ये फोर्स जो लगाया मैंने वो, तो यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे, तो ये फोर्स लगाया, तो ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, तो वो आ गया मेरा टॉर्क। ओके, तो टॉर्क जनरेट हो गया, और वो टॉर्क जनरेट हुआ, उससे उन्होंने जी की वैल्यू फाइंड कर ली। इट्स लाइक, और एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि एक पॉलीथीन बैग है। ओके, पॉलीथीन बैग है, और पॉलीथीन बैग को जैसे कि लाओ तुम्हारा बैग, ओके, पॉलीथीन बैग है। ओके, ऐसे कोई पॉलीथीन बैग है और उसको मैंने बहुत ऊपर से पकड़ा हुआ है, फिर हम ऐसे करके, मैं ऐसे मोड़ रहा हूँ, ऐसे करके पूरा मोड़ दिया। जैसे कि यहाँ देखो, अभी और एक नया याद आया, झूला झूलते हैं ना हम तो ऐसे झूला झूल रहे हैं, लेकिन झूले को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं गोल गोल, तो वो ऊपर ऐसे ट्विस्टिंग होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, फिर एकदम यहाँ तक का ट्विस्टिंग आ गया, फिर छोड़ दिया, तो फिर छोड़ दिया ना, तो वापस ऐसे उल्टा घूमेंगे, राइट? ओके, टॉर्क। ओके, तो ऐसे भी इसको भी किया, फिर छोड़ दिया ना, तो क्या होगा, ऐसे वो उल्टा घूमने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जितने ट्विस्टिंग हुए वो सारे खुल जाएंगे तो रुक जाएगा, रुक नहीं जाएगा। इतने ट्विस्ट थे वो सारे खुल गए तो खुल नहीं गया, ऐसे ऐसे घूम रहा था ना, फिर ये खत्म हो गया ना, तो वापस दूसरी डायरेक्शन, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे होता रहेगा थोड़ी देर, फिर जाके रुकेगा। ओके, तो आगे पीछे, यहाँ से आगे और यहाँ से पीछे, ऐसे 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 होता जा रहा है और थोड़ी देर बाद रुकता है। ओके, तो वो जो मोशन हो रही है दैट इज दी टॉर्क। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो है हमारा फोर्स की वैल्यू है Gm1 m2 अपन r² इनटू लेंथ किया, क्यों? क्योंकि हमें तो टॉर्क फाइंड करना है। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो था हमारा L इसमें। ओके, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा जाए, अगर, ओके, क्योंकि स्कूल एग्जाम है, कुछ बोल नहीं सकते। ओके, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, तो वो L ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू टॉर्क। और टॉर्क में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, कि यहां से ये कितना ऐसे 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 कितना घूमेगा। सो थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, वही 6th चैप्टर में वो चीज आएगी। कौन से चैप्टर में? इसके पहले वाले रोटेशन में आएगी, कि जो जो हम लीनियर में पढ़े हैं ना, जो जो चीज लीनियर में पढ़े हैं, जैसे कि भाई लीनियर वेलोसिटी पढ़े तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा, फिर से लीनियर एक्सेलरेशन पढ़े कैपिटल A, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा अल्फा।
जो जो चीजें सीधी सीधी पड़ी है वो चीजें अगर गोल 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 होती तो क्या होता, वो सब लीनियर मोमेंटम पढ़े P, तो P इज इक्वल टू mv, तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ेंगे। ओके, सब कुछ जब गोल गोल घूम रहे हो तब वो सारा हो जाए, जब एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो सीधा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अभी एंगल में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो जैसे घड़ी का जो वो क्या बोलते हैं उसको, रॉड है। ओके, घड़ी का वो 3 रॉड होते हैं ना हमारे, मिनट, आवर और सेकंड के, तो एक घूम रहा है। ओके, तो ये जो घूम रहा है वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे एंगल से घूम रहा है। ओके, तो वो सब आएगा, लेकिन ये सारी ही वैल्यू पुट कर दी तो इसमें सब कुछ ही नोन है, जी नोन है, m1 m2 d स्क्वायर l, और सब कुछ ही नोन है। ओके, अगर मतलब ये g तो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, लेकिन इसमें अब हम सभी वैल्यू पुट कर दे, m1 m2 d स्क्वायर l t और थीटा, एक्सपेरिमेंट किया, सारी वैल्यू नोन है, सारी वैल्यू अगर पुट कर दे तो हमारी g की वैल्यू जो हमने ढूंढी ना वो आ जाएगी। तो g की वैल्यू देने वाले भाई साहब कौन थे, कैवेंडिश, और यही था कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट। ओके, सो ये थे कैवेंडिश। फिर आगे बात आती है हमारे बुक में पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये तो भाई पता ही है क्या एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, लोकेशन। ओके, जितनी उसका डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल वही है। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी अगर होगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी अंदर इंक्लूड हो जाए तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एज सिंपल एज दैट। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ गया, ग्रेविटी भी इंक्लूड आ गई तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये जो अभी हमने इसके पहले वाले ही फिजिक्स के चैप्टर में हमने पढ़ा। ओके, तो क्या था वो, हमने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने देखा कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ओके, मतलब K2 - K1 इज इक्वल्स टू वर्क डन। ओके, और हमने पोटेंशियल एनर्जी भी देखी थी कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी V1 - V2, माइनस है ना, तो V1 - V2 इज इक्वल्स टू वर्क डन, ये हमने देखा था। यहाँ पर भी वही चीज बोल रहे हैं, चेंज इन द सेम है डिटो, ये चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन। सो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, लेकिन ये वर्क डन कौन सा है, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वो भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, कंजर्वेटिव फोर्स ही होना चाहिए। और हमने 2 कंजर्वेटिव फोर्स की बात की थी, कौन कौन से, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा स्प्रिंग फोर्स, वो दोनों कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन जहां पे हमने फ्रिक्शन को भी क्या किया था, निग्लेक्ट किया था। अगर फ्रिक्शन को कंसीडर करें तो वो फिर कंजर्वेटिव नहीं है। कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है मीनिंग, पाथ के ऊपर डिपेंड ना हो। यस, करेक्ट। ओके, तो वही है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ओके, 3 पोटेंशियल पाथ फॉर अ फोर्स मूविंग पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। यहाँ ए से बी आना है तो ए से बी ये रास्ते से भी आ सकते हैं, ए से बी ये रास्ते से भी आ सकते हैं, ए से बी ये रास्ते पर से भी आ सकते हैं। तो बट रास्ता तो कोई भी हो, मंजिल तो दोनों की सेम ही है ना, मतलब दोनों की मतलब वो पॉइंट की सेम ही है, बी पर ही आना है। ओके, तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ तुम्हें कुछ मिल जाए तो वो क्या है, कंजर्वेटिव, और अगर डिपेंडेंट ऑन पाथ हो तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। यस, ओके। सो जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी देख लिया था। देन ये भी हमने देखा ही था, V2 - V1 that is equals to W12. Okay, that is the work done in lifting the particle from position to second, first position to second. मतलब हम सोचेंगे सर कि ये माइनस नहीं आया, वो हमने नंबरिंग वैसे की है, हमने नंबरिंग वैसे की है। इट्स नॉट फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे नहीं है, तुम पहली पोजीशन किसको लेते हो उसके हिसाब से नंबरिंग की है। ओके, सो अब ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी थी। ओके, और यहाँ पर हमारी पोटेंशियल क्या है, -Gm1m2/r। ये फॉर्मूला है। अगेन जब थियरी डिस्कस करेंगे डिटेल में तब वी विल गो इनटू द डिटेल। अभी के लिए इतना याद रख लो तो सो दैट इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाए तो तुम्हें सॉल्व करना आ जाए, फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करनी है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ यूनिट मास एट दैट पॉइंट। तो क्या किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब अगर यूनिट मास ले लिया, क्या यूनिट मास मतलब एक ही मास है, 2 मास है नहीं, ऐसा मान लो, तो इसमें 2 मास नहीं है, एक ही मास है, तो वो जो मिलेगा ना वो तुम्हें मिलेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
हमारा माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे यूनिट मास ले लिया तो एक ही m, तो माइनस जी m बाई डन। ये दोनों सेम ही नहीं हुए। सेम नहीं हुए, क्यों? सेम जैसे ही है, करेक्ट, लेकिन सेम नहीं हुए क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो मासेस कंसिडर किए गए हैं। यहाँ पर यूनिट मास मतलब एक दूसरा जो मास है उसका मास कितना है, यूनिट मतलब 1 kg, तो वो 1 ले लिया है, इसलिए यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ ही नहीं, अदरवाइज सेम ही है। तो वो दोनों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ, लेकिन अगर दोनों मासेस को कंसिडर करेंगे मतलब कोई यूनिट नहीं होगी, जैसे कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास 1 kg नहीं है ना 1 ग्राम है, इसका मास भी 1 kg नहीं है 1 ग्राम भी नहीं है, ओके, मतलब दोनों यूनिट मास है नहीं। अब ये ग्राउंड लेवल से मैंने इसको यहाँ उठाया और इसको ग्राउंड लेवल से यहाँ उठाया, दोनों की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ओके। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों मास के कंसीडर कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कोई यूनिट मास हो, यूनिट मास मतलब जिसका मास 1 ग्राम और 1 kg हो, तो वो हो जाएगा क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके। चलो फिर एक कंसेप्ट आता है हमारा एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ से तो बहुत ही इजी है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या? मान लो कि सपोज तुम ऐसे बॉल से कैच खेल रहे हो और तुमने इतने पावरफुल हो कि इतना जोर से ऐसे ऊपर बॉल डाला, वो गया और गया, आया ही नहीं वापस। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता हमसे, बट एक्चुअल में ऐसा हो सकता है, ओके। जस्ट लाइक जैसे कि मान लो कि रॉकेट हमने छोड़ा, ये रॉकेट दिवाली वाला रॉकेट नहीं, स्पेस वाला रॉकेट हमने छोड़ा, तो अगर वो चला गया, ओके, तो वो वापस आता है क्या? वो तो गया स्पेस में, अब थोड़ी वापस आएगा। वो हम बोलेंगे सर वो गिरता है, वो उसका पार्ट गिरता है, रॉकेट नहीं गिरता। वो जो समुद्र में गिरता है वो उसका जो फ्यूल टैंक है जिसमें से फ्यूल यूज कर लिया है, तो अभी इतना मास लेके क्यों ऊपर जाएंगे? तो वो छोड़ दिया कि भाई जाओ तुम नीचे, वजन लेके क्यों जाए, ओके। जैसे हम खाना भर के जाते हैं पिकनिक, फिर जितना खा लिया उतना फेंकते जाते हैं ना डस्टबिन में, ओके, वापस इतना भर के क्यों घर जाना है, ओके, तो कचरा डस्टबिन में यहाँ डाल के ही जाओ, लाइक दैट। तो वैसे ही वो गिरता है, वो रॉकेट नहीं है, रॉकेट तो गया। तो एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है, अगर तुम बहुत ज्यादा फोर्स से कोई चीज ऊपर फेंको, बहुत ज्यादा मतलब हम नहीं देख सकते, ओके, बट ऐसे मशीन से हो सकता है, जैसे रॉकेट हम बोल सकते हैं इट इज अ डिवाइस। तो वैसे ही कोई हमने मशीन क्रिएट कर लिया जो बहुत खतरनाक वाला फोर्स लगाए कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये अर्थ है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो एनर्जी का रेंज होगा ना भाई, इट्स लाइक मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब तुम्हारे घर पे मैग्नेट पड़ा हुआ है तो उसका इफेक्ट यहाँ होता है क्या? नहीं, ओके। लेकिन तुम्हारा घर ही पूरा मैग्नेट हो तो, या तुम्हारी पूरी सोसाइटी ही मैग्नेट हो तो शायद उसकी इफेक्ट यहाँ तक होगी कि पूरी सोसाइटी, इतना बड़ा मैग्नेट है, पूरी सोसाइटी जितना मैग्नेट है, ओके, तो होगी। तो वैसे ही अर्थ है तो इसकी एक रेंज है, ओके। तो हम बॉल डाल रहे हैं ना, तो हम तो हमारी तो बात ही मत करो, लेकिन ये प्लेन भी जो उड़ रहे हैं तो वो एकदम नजदीक ऐसे उड़ रहे हैं, तो प्लेन तुमने इंजन बंद भी किया ना, खींच के वापस अर्थ पे ही आने वाला है। लेकिन बहुत ये इतनी रेंज है, तुमने इतना ज्यादा फोर्स लगाया, जैसे कि हम रॉकेट में, स्पेस रॉकेट में लगा देते हैं कि इतना ज्यादा फोर्स लगाया, यहाँ फेंक दिया, अब वो वापस आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेंज से बाहर चला गया। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसकी रेंज है, वो रेंज से अगर बाहर हमने कोई चीज फेंक दी तो वो आने वाली नहीं है, वो कभी नहीं आएगी वापस, कभी नहीं आएगी ऐसा नहीं बोल सकते, बट फिर उसको कोई धक्का मारे या कोई फोर्स आए तब जाके वो थोड़े बहुत अंदर आए। जैसे कि एस्ट्रॉइड नहीं आते, एस्ट्रॉइड आते हैं ना, अर्थ पे एस्ट्रॉइड गिरे हुए हैं बहुत सारे, तो एस्ट्रॉइड कैसे गिरते हैं, ओके, ऐसे बहुत दूर है वो तो वो तो ऐसे, ये अर्थ है और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अर्थ है मान लो, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तक है, अभी एस्ट्रॉइड आया, ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ऐसे करके चला गया और यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक का फोर्स है और ऐसे आया और यहाँ एंटर कर गया, यहाँ एंटर किया या आया, जलना शुरू, फ्रिक्शन की वजह से जल जाएगा और ऐसे ही जल के डायरेक्टली अर्थ पे गिरेगा। तो रेंज में आया, इसलिए रेंज में नहीं आता तो यहाँ पे कितने ही एस्ट्रॉइड इधर आए उधर आए, पूरे स्पेस में तो ऐसा चलता ही रहता है सब इधर से उधर, तो क्या सब कुछ अर्थ पे थोड़ी गिर जाएगा? अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब भाग जाना, तो कितना ज्यादा अगर वेलोसिटी हम रखें सो दैट वो ये रेंज से ही भाग जाए,
मतलब दूर चली जाए, तो एस्केप वेलोसिटी। ओके, द मिनिमम वेलोसिटी दैट अ बॉडी मस्ट अटेन टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये है लिखा हुआ है मिनिमम, बट ये मिनिमम वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ओके, सो ये मिनिमम वैल्यू है वेलोसिटी की, अगर हमारी इतनी वेलोसिटी हुई तो हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल सकते हैं, और उसी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ओके, और एस्केप से स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलेंगे डायरेक्शन के साथ। ओके, मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट हमारा बुक में केस है अर्थ सैटेलाइट। तो दो टाइप के सैटेलाइट होते हैं, एक होता है ये नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा, ओके, शॉर्ट में पढ़ना हो तो, या फिर ये तो मतलब बुक की समरी है वैसा ही है, लेकिन सिर्फ अलग से लिखा हुआ है। सो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट तो भाई है, ऑब्वियसली है ही। ओके, ऐसा थोड़ी है कि हमने बनाया हुआ है, नेचुरल नाम ही तो है, नेचुरल है। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम अपनी मर्जी से अर्थ के पर्टिकुलर ऑर्बिट में रख देते हैं। क्यों? फॉर एनी रीजन, सपोज कोई से मिलिट्री पर्पस रखा हुआ हो, कोई टेलीकम्युनिकेशन पर्पस रखा हुआ हो। ओके, डिफरेंट पर्पस, कोई सपोज हमारा वही टीवी देखने के लिए कोई सैटेलाइट रखा हुआ है हमने। ओके, और से फोन्स के लिए रखा हुआ हो, रेडियोस के लिए रखा हुआ हो। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट हमने ऑर्बिट में अगर बनाए खुद और फिर रख दिए, तो वो है हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, सो सैटेलाइट्स ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो जैसे मून घूमता है वैसे ही ये सैटेलाइट्स भी घूमते रहते हैं। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो मून है वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट्स है। ह्यूमन बिल्ड सैटेलाइट्स, तो उसके यूजेस क्या क्या है, ये सारे उसके यूजेस है। कम्युनिकेशन, ओके, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, वेदर ऑब्जर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेदर ऑब्जर्वेशन। ओके, देन मिलिट्री सपोर्ट, नेविगेशन हम नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं अभी, वो पिन लोकेशन यूज करते हैं ना। ओके, जीपीएस। ओके, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, सो जैसे हमारा व्हाट्सएप पर भी लोकेशन आता है, लाइव लोकेशन और वैसे लोकेशन, तो वो डेटा होते हैं। कौन से डेटा? वो हम जियोग्राफी में पढ़े थे, वो लेटी हुई लैटिट्यूड, खड़ी लॉन्गिट्यूड, और फिर वो एंगल होगा कि तुम कहाँ हो, तो जो हम डाल देते हैं ना, तो वो लोकेशन सैटेलाइट पे जाती है, सैटेलाइट से वहाँ पे ट्रेस हो जाता है। हमें नहीं दिखाता डायरेक्टली, लेकिन आईफोन में तो मैप भी ऐसा आता है, गूगल मैप नहीं, आईफोन का मैप होता है, तो वो अलग से ऐसी डिग्री दिखाता है कि भाई 37 डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री साउथ जाओ तो तुम अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। हम तो वो देखते ही नहीं है, हम तो वो डायरेक्शन ही देखते हैं, अच्छा यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, लेकिन साइड में लिखा हुआ होता है। ओके, तो उसका मीनिंग हम जियोग्राफी में समझे थे ना। ओके, एसएसटी में 9-10 में वही सारी चीज़ें। तो नेविगेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे पर्पस के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रखते हैं, बनाते हैं और फिर ऑर्बिट में रखते हैं। फिर एक हम स्टार्टिंग में ही है हमारा केपलर्स लॉ। ओके, तो केपलर्स लॉ क्या बोल रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है घूमने के लिए, ओके, अभी देखेंगे बुक में से। ओके, ये जो हमारी अर्थ सन के अराउंड में घूम रही है, अर्थ सन के अराउंड में जो घूम रही है, उसका जो टाइम पीरियड है वो रेडियस के पर्टिकुलर जो रेडियस इन द सेंस जो डिस्टेंस है, ओके, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल में उसका स्क्वायर। ओके, तो वो अभी डिटेल में बुक में से देख लेते हैं। तो दैट इज द केपलर्स लॉ। देन अर्थ सैटेलाइट, तो वो भी है क्या, वो तो सिंपल है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी। अर्थ से वो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ऑब्वियस ही है ना। अरे आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात छोड़ो, नेचुरल सैटेलाइट्स में भी, नेचुरल प्लैनेट्स की बात करो, सन से हम जितना नजदीक है तो हमारी कोई स्पीड है, रिवॉल्विंग स्पीड भी है और रोटेशन स्पीड भी है, दोनों। ओके, लेकिन हमसे कोई दूर है, सपोज जुपिटर, तो वो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसकी कंपेयर में सन और जुपिटर का डिस्टेंस दूर है, बहुत ज्यादा है। सन और सैटर्न का डिस्टेंस उससे भी ज्यादा है। ओके, तो वहां पर वो लोग स्लो घूमते हैं, इसलिए तो उनका ईयर 365 डेज का नहीं होता। ओके, कई साल हमारे हो जाए, 3-4-5 साल हो जाए, तब जाके वहां पे 1 साल कंप्लीट होता है। ओके, इट्स लाइक यही टाइम मशीन हाइपोथेटिकल नहीं है, पॉसिबल है, वही है टाइम ट्रैवल। ओके, तुम यहाँ से गए, टाइम ट्रैवल, जैसे कि तुम यहाँ से गए, यहाँ से तुमने मुंबई से फ्लाइट ली रात के 8 बजे। ओके, और 12 घंटे ट्रैवल किया और तुम पहुंच गए कनाडा, अमेरिका।
वहां पे रात के 8 ही बजे है। तो तुम सोचोगे ये क्या हुआ कि डेट भी सेम, डेट भी सेम क्या कि भाई मैं 20 सितंबर सपोज 19 सितंबर रात के 8 बजे मुंबई से निकले फ्लाइट में, 12 घंटे की फ्लाइट है। 19 सब और जहां पहुंचे तब टाइम कितना हुआ, वही टाइम हुआ जो वहां से निकले थे, वो टाइम क्या था 19 सितंबर 8 PM, और जहां पहुंचे वहां पे टाइम क्या है 19 सितंबर 8 PM। कैसे पॉसिबल है? जादू? ये जादू नहीं है, दिस इज टाइम ट्रैवल। ओके, क्यों? क्योंकि वो दूर है। 19 सितंबर अभी वहां पे अभी 8 PM, यहाँ हमारा अभी सपोज 8 बजा है रात का, तो उनका तो 12 घंटे बाद बजेगा। जब हमारा कल का 20 सितंबर का सुबह का 8 बज जाएगा, तब उनका 19 का रात का 8 बजेगा। ओके, तो हम सोचेंगे ये तो जादू हो गया, जादू नहीं है। ओके, तो सोचो सिर्फ अर्थ पे ही हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऐसा जादू मिल रहा है। तो तुम यहाँ से कोई और प्लेनेट पे चले जाओ तो कैसा लगेगा? फिर वहां से हम जा रहे हैं, फिर जी के वहां पे 2-3 दिन बिता के यहाँ आ गए, तो यहाँ तो लोग वैसे बुढ़े हो गए। अरे तुम ऐसे इतने पतले कैसे हो गए 2 दिन में? अरे 2 दिन में पतले नहीं हुए, 2 दिन में मोटे नहीं हुए, बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया है यहाँ पर। वहां पे कम टाइम पास हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम पास हुआ। वैसे ही तुम इस साइड चले जाओ, इस साइड मतलब टुवर्ड्स द सन। ओके, तुम सपोज मार्स पे चले जाओ तो कम हो जाएगा भाई, फास्ट हो जाएगा स्पीड। ओके, शायद तुमने सुना हो या ना सुना हो, जैसे कि माउंट कैलाश है, कैलाश, तो जो लोग जाके आए हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो एक्चुअली तो एक्सपीरियंस शेयर हो ही नहीं सकता वर्डिंग्स में, वैसा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी जो भी बता पाए, ओके, तो वो जो बताते हैं तो वहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब तुम्हारे जो नाखून है वो, फिर जो बढ़ने वाली चीज़ है, जैसे कि हमारे हेयर बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं। ओके, अगर तुम से एडल्टहुड में हो तो हाइट बढ़ेगी, ये वो। ओके, तो वो जो बढ़ने की प्रोसेस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। किसी किसी की स्लो भी होती है, लेकिन मेजरली सारे लोगों की क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो मतलब वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये कोई साइंटिफिक नहीं, ये कोई प्रूव नहीं कर सकते, सब एक्सपीरियंस। क्योंकि प्रूव क्या करे, वहाँ तक कोई अभी जा नहीं पाया, तो प्रूव अभी बहुत सारे ऐसी मिस्ट्रीज हैं ना जो साइंस के पास उसके आंसर है नहीं। ओके, तो दैट इज द थिंग। तो है क्या, ये तो समझने के लिए डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट जितना दूर होगा, तो जैसे प्लेनेट पे हमने अप्लाई किया वैसे ही सैटेलाइट जितना दूर होगा उसकी इतनी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ओके, तो अर्थ के सैटेलाइट्स देखो एकदम नजदीक घूमने वाले, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, तो इनकी रेडियस अर्थ के कहाँ कितना दूर है, 200 to 2000 किलोमीटर दूर। ये हम कम बोल रहे हैं, लेकिन ये देखो इतना ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो कम है। ओके, 200 to 2000 किलोमीटर। 200 किलोमीटर मतलब यहाँ से अहमदाबाद पहुंच गए तुम, भरूच से अहमदाबाद पहुंच गए। ओके, तो भरूच से अहमदाबाद जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे ग्राउंड लेवल से ऊपर चले गए और फिर कोई सैटेलाइट हमने रख दिया, तो वो होता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ओके, तो रेंज याद रखना है, 1 मार्क में पूछा जाता है। उसका यूज कम्युनिकेशन, मिलिट्री पर्पस, स्पाइंग, ओके, जासूसी करने के लिए। ओके, तो ये उसकी एप्लीकेशंस है। देन मिडल अर्थ मतलब थोड़ी और ज्यादा, 2000 किलोमीटर तक था, तो 2000 से 36,000 किलोमीटर दूर चले गए, और दूर। ओके, तो और दूर चले गए, तो वो क्या है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके लिए पर्टिकुलरली इतना दूर होना पड़ा। हम सोचेंगे सर सबको ही नजदीक रख लो, नहीं, सबको पर वो मतलब सबकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली एंड सब होता है कि भाई ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में ये ऑर्बिट में ये, इंस्ट्रूमेंट्स के बेस पे होता है, और यहाँ पर भी नंबरिंग करना पड़ता है। ओके, ऐसा नहीं जितना है उतना डालते जाओ। वहाँ भी ट्रैफिक जाम होने लगा है अभी, यहाँ भी ट्रैफिक जाम होने लगा है। क्यों? सभी को ही अपने सैटेलाइट भेजने हैं, सारे नेशन को अपने सैटेलाइट भेजने हैं। भाई नई ऑर्बिट कहाँ से लाएंगे? जैसे कि यहाँ पे रहने के लिए घर नहीं मिलता, लोग इतने ज्यादा है कि जितने घर है उतने, जितनी जमीन है उतनी पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब जंगल काट रहे हैं, वहां पे घर बना रहे हैं और लोग रह रहे हैं। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर भी सब कचरा, ऊपर स्पेस में भी कचरा बढ़ते जा रहा है। होता क्या है, ये सैटेलाइट हो गया। अब सोचो ये सैटेलाइट हमने भेज दिया, सैटेलाइट की लाइफ है सपोज 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 50 साल तक ये घूमेगा, हमें सर्विस देगा, फिर 50 साल के बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो भी वो ऊपर ही घूमता रहा है, अभी भी वो ऊपर ही घूम रहा है, कोई काम का नहीं है।
क्योंकि वो अब वो नया टेक्नोलॉजी वाला सैटेलाइट है ना, वो हमने दूसरा डाल दिया, इसी के पीछे घूम रहा है वो, तो ये आगे ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, मतलब अब तो वो ग्रेविटी से घूम रहा है ना, फ्यूल नहीं है उसके में, तो वो तो ग्रेविटी से घूम रहा है, बट जगह रोक रहा है ना। ओके, वहां पे हम दूसरा कोई सैटेलाइट यही पोजीशन में नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी है, तो वहां स्पेस में भी बहुत ज्यादा कचरा हो गया है, हमने नहीं किया है। ओके, हमने नहीं किया है, बट जो बहुत पहले से जा रहे हैं कंट्रीज, ओके, नाम लेके क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने किया है सब कुछ। ओके, तो दिस इज नॉट, जैसे हम बोलते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये भी एनवायरमेंट ही है भाई अपना, थोड़ा दूर है लेकिन अपना एनवायरमेंट ही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, चलो देन आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ओके, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, वो उसकी रेंज वो हमने पढ़ी ना 36,000 किलोमीटर, तो वो उतनी या उससे ज्यादा होती है 36,000 किलोमीटर। इनको घूमने के लिए अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लगते हैं, हमारे अराउंड घूमने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। इसलिए होता क्या है पता है, ये अर्थ है, अर्थ को रोटेट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, और ये भाई साहब प्लेनेट को भी पूरे अर्थ का रोटेशन करने के लिए उसको भी वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड में, और हम अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं, तो वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड में। ओके, उसको भी 24 आवर्स लगता है, यहाँ से पूरा ऐसे चक्कर मार के यहाँ आने के लिए 24 आवर्स, और हमें ऐसे ऐसे घूम के वापस ऐसे आने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। ओके, तो हो क्या रहा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, अब ये घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये घूम रहा है, वहां से आ गया। ओके, तो होता क्या है पता है, हमें ये सैटेलाइट स्टेशनरी लगता है वो स्टेशनरी नहीं है, लेकिन हमें स्टेशनरी लगता है। क्यों? क्योंकि हमें जितना टाइम लगता है ऐसे घूमने के लिए, उतना ही टाइम इसको लगता है अर्थ के अराउंड में घूमने के लिए। तो जैसे कि हम लोग बस में, वही रिलेटिव मोशन हो गया ना ये, तो कि हम सब बस में जा रहे हैं। ओके, तो तुम इस साइड बैठे हुए हो, तुम्हारे सामने मैं बैठा हुआ हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तुम भी हिल नहीं रहे, मैं भी हिल नहीं रहा, तो हम सोचेंगे हम दोनों स्टेशनरी है। अरे स्टेशनरी नहीं है, बस तो आगे जा रही है, तो वी आर मूविंग, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है क्या वी आर स्टेशनरी। तो वो तो रिलेटिव हो गया ना, बड़ा पिक्चर देखेंगे, अरे हम सभी लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन एक दूसरे को देख रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे, बाहर नहीं देखेंगे, सिर्फ एक दूसरे को देखेंगे, तो हमें क्या लगेगा, वी आर स्टेशनरी। अंडरस्टूड? तो ये जियो स्टेशनरी के साथ ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि उनका ओवर भी सेम जैसा हो जाता है। सो वेदर ऑब्जर्वेशंस एंड एटमॉस्फेरिक ट्रैकिंग के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज होता है। जैसे कि इंडिया का है इनसेट। ओके, सो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसमें जितने भी हमारे सैटेलाइट्स है उसका सारा डेटा, पर्टिकुलरली तुम इसको गूगल भी कर सकते हो, इनसेट। ओके, तो बहुत सारे सैटेलाइट्स के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी गिवन है। फिर एक आता है पोलर सैटेलाइट्स, अकॉर्डिंग टू नाम। ओके, पोलर सैटेलाइट्स मतलब पोल के अराउंड में घूम रहा है, मतलब जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है। वो कैसे, ये था ऐसे अर्थ, तो वो ऐसे घूम रहा था, और ये भाई साहब कैसे घूम रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे। ओके, तो इसलिए उसको पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, और ये लो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उसका पर्पस भी कम्युनिकेशन पर्पस है। देन एक टॉपिक है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मतलब क्या, कि हमें अपना वेट फील ही ना हो। तो बहुत वेट बढ़ गया, फील तो हो ही जाएगा, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि वेट क्या है। पहली बात तो वेट है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स वही है हमारा, जो हमारी बॉडी की वजह से मास इंटू जी mg लगते हैं। ओके, तो वही हमारा वेट फोर्स है। वो कौन है, अर्थ के टॉर्च में नीचे लगता है ना ग्रेविटेशनल को, हमारा वेट फोर्स कहाँ लगता है, नीचे, m इंटू जी जितना। तो जितना फोर्स नीचे लगता है उतना ही ग्राउंड हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, ये तो हमें पता ही है। ओके, तो ये सरफेस के ऊपर भी ये फोर्स लगा रही है, तो हमें फील हो सकता है, ये वेट फील होता है। कभी कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है कि हमें लगे ओह, तो हम तो मतलब वेट, हमारा तो वेट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे वेट, जो वेट फोर्स नीचे लग रहा है वो तो है, लेकिन ग्राउंड हमारे ऊपर फोर्स लगा ही नहीं रहा है, और शायद हम ग्राउंड से चिपके हुए ही नहीं है, ऐसे अद्धर है। जैसे कि ऊपर से वो क्या करते हैं, पैराडाइविंग करते हैं ना, ऊपर से स्काई डाइविंग। ओके, तो स्काई डाइविंग कर रहे हो तो थोड़े टाइम तक तो तुम्हें लग रहा है कि तुम मतलब उड़ ही रहे हो, तुम एकदम हल्का फील करते हो। और क्यों हल्का फील कर रहे हो? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, लेकिन ग्राउंड भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट फोर्स। ओके, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड तो कितना नीचे है।
ओके तो हमें हमारा वेट ही फील नहीं होता. ओके सो लाइक दैट, जस्ट लाइक फ्री फॉल में भी सिर्फ और सिर्फ नीचे का ही फोर्स होता है, ऊपर का फोर्स होता नहीं है. ओके क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं तो. ओके अगर हम अभी जैसे ग्राउंड पे खड़े हैं तो हम वेट को, जैसे कि ये मैंने बताया ही है, जैसे तुम मैरी गो राउंड में घूम रहे हो, यहाँ पे पहुंच गए, फिर वो गुदगुदी हो रही है ऐसे, यहाँ से मैरी गो राउंड में ऊपर है तो ऊपर से नीचे जाए तो इतना हल्का फील, इतना हल्का कि हमें यहाँ गुदगुदी कुछ ना कुछ होने लगता है. बट कितना कम वी कैन फील वेट, हमें अपना खुद का ही वेट नहीं लगता, एकदम सब कुछ हल्का हल्का लगने लगता है. तो वही है वेटलेसनेस. फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, वेटलेस एंड वेटलेसनेस. तो यही वेटलेसनेस सैटेलाइट में देखने को मिलती है कि जब सैटेलाइट ऊपर होता है, ओके सैटेलाइट इन द सेंस सपोज कोई स्पेस है, कोई एयरक्राफ्ट है, ओके कोई रॉकेट है, ह्यूमन जिसमें है वैसा रॉकेट, और कोई भी है तो इतना दूर सपोज है, ओके तो उतना दूर है तो सपोज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसके ऊपर लग रहा है, इसके लिए तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है. लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं उस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा लग रहा नहीं है, तो दे कैन फील वेटलेसनेस. ओके तो ये मोटा मोटा सारे थियरीज टॉपिक थे. ओके और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज द केपलर्स लॉ. ओके हाँ तो इतना छोटा, वैसे चैप्टर छोटा है लेकिन इफ वी कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स देन इट विल बी लेंथी. ओके तो केपलर्स लॉ है, देखो केपलर्स लॉ में 3 चीजें बताई गई हैं. लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है. ओके तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में क्या है, देखो ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स ऐसे विद द सन सिचुएटेड एट दी वन ऑफ द फोकाई. ये 2 फोकाई होते हैं, इसको फोकाई बोलते हैं. जहाँ पे इलिप्स आता है ना, जैसे सर्कल का सेंटर होता है वैसे इलिप्स का फोकाई होता है, वो 2 होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. ओके तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एट वन ऑफ दी फोकाई पे हमारा सन है. ओके सो देखो कि ऑफ द इलिप्स दिस लॉ वाज डेविएशन फ्रॉम दी कोपरनिकन मॉडल व्हिच अलाउड ओनली अ सर्कुलर ऑर्बिट्स. तो कोपरनिकस ने क्या बोला था, सन बीच में है और बाकी सब गोल 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 सर्कल में घूम रहा है, बट सर्कल में नहीं है, इलिप्टिकल घूम रहा है, इसलिए बोला है कि डेविएट हो रहा है. The ellipse of which circle is special case is enclosed curve which can be drawn very simple as follows. तो सिलेक्ट, ये तो इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं वही चीज बोली गई है. तो जो मेन चीज है वो आगे बताएंगे. ओके फिर आता है लॉ ऑफ एरियाज. तो एरिया का लॉ, तो मतलब कि ये जो सन है यहाँ से और पर्टिकुलरली इतने एरिया जो होता है ना, वही ये दूसरे पार्ट का एरिया भी उतना ही होता है. कहने का मीनिंग क्या है कि ये सन यहाँ पर है, ओके तो हमारा ऑब्जेक्ट और से जो भी मूव कर रहा है सन के अराउंड, अर्थ यहाँ पर है, तो ये जितना एरिया कवर करेगा ना उसके एग्जैक्ट सामने वाले कोई प्लेनेट होगा ना, वो भी ये डिस्टेंस और ये एरिया क्या हो जाएगा, सेम जैसा ही हो जाएगा. ओके तो उसके लिए अकॉर्डिंग, हाँ 2 देखो, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लेनेट, एक लाइन दैट जॉइंस एनी प्लेनेट टू द सन, मतलब कोई लाइन है जो ये प्लेनेट P और ये सन है, तो ये जो लाइन है, ओके सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब यहाँ से इसने P से P' पर आने के लिए सपोज 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो इतना एरिया कवर किया, ये सन से ये P पे P' पे आने के लिए 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया. अब अगर वो पॉइंट यहाँ पर है और अगेन 1 सेकंड में मूव करेगा तो 1 सेकंड में वो यहाँ पे चला जाएगा. ऐसे कैसे सर, अरे अभी तो हमने पढ़ा क्या, ऑर्बिट जितनी नजदीक होगी उतनी स्पीड ज्यादा और ऑर्बिट जितना दूर होगा उतनी स्पीड कम. तो ये बहुत दूर है तो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन 1 सेकंड में यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अंडरस्टूड. तो ये स्पीड बढ़ गई इसलिए, नहीं तो हम सोचेंगे सर यहाँ इतना ज्यादा, तो यहाँ स्पीड बढ़ गई इसीलिए इतना है, फिर यहाँ स्पीड बढ़ गई, फिर धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, फिर एग्जैक्ट ऑपोजिट आ जाएंगे तो सबसे मिनिमम हो जाएगी, फिर वापस बढ़ेगी लाइक दैट. तो ये जो इक्वल एरिया ही वो करेगा सेम टाइम में. अंडरस्टूड. ओके देन नेक्स्ट है लॉ ऑफ पीरियड्स. The square of the time period of revolution of a planet is proportional to the cube of the semi-major axis of the ellipse traced out by the planet. जो अभी हमने लिखा था वो, ओके जो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. ओके तो वो मेनली यही है, केपलर्स का लॉ मेनली तो यही है. तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कि जो टाइम पीरियड है
सपोज 24 घंटे लग रहे हैं किसी को घूमने के लिए, ओके इतना कम तो नहीं लगेगा, सन के अराउंड में घूमने के लिए हमें 365 डेज लगते हैं, ओके बट कह रहे हैं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर कर देंगे और रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लेनेट। मतलब जो प्लेनेट है उसने इलिप्स बनाया है, इलिप्स में दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो जो बड़ी होती है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा इलिप्स है ना, सपोज ये इलिप्स है तो ये बड़ी है और ये छोटी है, ऑब्वियस है ना, ओके ये छोटा है और ये बड़ा है, अंडा है ऐसा समझो। तो अगर ऐसे अंडे को मैं ऐसे पकड़ूं तो यहाँ से ये बड़ा है और ये छोटा है, उसको ये ऐसे रोटेट कर दूं तो ये बड़ा है और ये छोटा है, डन। तो वैसा ही है, तो ये हो गई मेजर एक्सिस और ये हो गई माइनर एक्सिस। तो वही है कि वो जो रेडियस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, अंडरस्टूड। तो ये पूछा जा सकता है थियरी में, कैपलर्स लॉ। फिर यही सबके अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल्स है, ओके यही सबके अकॉर्डिंगली। सो ये तो तुम्हें, मुझे ऐसा लगे कि ये तुम्हें ना समझ में आए वैसा मैं देख लेता हूँ, ये सब तो एग्जांपल से समझ में डेरिवेशन कोई नहीं है इसमें। डेरिवेशन डायरेक्टली, एक मिनट से यहाँ ऊपर तो नहीं है डेरिवेशन। अभी जो हमने किया ना वो पूछ सकते हैं, कौन सा, जी वाला, ओके जी वाला डेरिवेशन पूछ सकते हैं। और फिर वो डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट है, एस्केप स्पीड मिनिमम, वो तो हमने थियरिटिकल देखा, लेकिन उसका डेरिवेशन आएगा फॉर्मूला, ओके जो एस्केप वेलोसिटी हमने देखा ना कि मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि अभी हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाए, ओके तो वो तो थियरी हमने समझी, उसका डेरिवेशन उसका फॉर्मूला हमारा आएगा, तो वो हमें लिखना है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो सब आ गया, ओके देन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द अर्थ सरफेस। ये पर्टिकुलरली ये टॉपिक पहले था, फिर बीच में निकाल दिया था, अब वापस आ गया है ये पर्टिकुलर टॉपिक, ओके पहले था ये टॉपिक, फिर फॉर सम इयर्स ये टॉपिक निकाल दिया था, तो शायद तुम्हारी बुक में ना भी हो, ऐसा हो सकता है, ओके और फिर ये टॉपिक वापस आया है, ओके चलो। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ा उसी का फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है, ओके सिंपली है, जो हमने बोला वैसे ही बताया गया है, G_M_E_M/r और फिर W1, और ये पोटेंशियल G_M1_M2/r एनर्जी और पोटेंशियल हो जाएगा सिर्फ एक है। तो जो भी वैल्यू है वो वैल्यू के अकॉर्डिंगली पुट करते जाओ। अगेन ऐसे न्यूमेरिकल है कि इट टेक्स टाइम, ओके अदरवाइज तो मैं तुम्हें अभी ही बता देता। ये रहा एस्केप स्पीड, तो एस्केप स्पीड भी डिराइव किया है, एंड ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ तक की, ओके ये डेरिवेशन के तौर पे पूछी जा सकती है एस्केप स्पीड, ओके बट जो मेन कंटेक्स्ट है ना वो जो हमने थियरी में पढ़ा वो समझने के लिए है। ये डेरिवेशन एकदम सिंपल है, ओके हाफ mv² लगाया और काइनेटिक एनर्जी लगाई, पोटेंशियल एनर्जी लगाई, उसी से पूरा चलता जाएगा, ओके सो इफ यू रीड वन टाइम आराम से तो भी समझ में आ जाएगा, ओके बट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को ये चैप्टर में से हो तो यही है एस्केप स्पीड वाला और एस्केप वेलोसिटी, ओके देन अर्थ सैटेलाइट्स के लिए पर्टिकुलरली वो कहाँ गया, कौन से ये वाले फॉर्मूलाज, डिफरेंट फॉर्मूलाज की वजह से ही न्यूमेरिकल उन्होंने पूछे हैं अर्थ सैटेलाइट में कि जो अर्थ सैटेलाइट घूम रहा है तो वो क्यों घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड में घूम रहा है। तो ये कितना है, तो देखो जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा ही लिया है, क्या mv²/r, तो mv²/r, लेकिन r तो कब, जब अर्थ पे सरफेस पे हो तब, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि अर्थ की सरफेस से इतना दूर है, तो ये जितना भी दूर होगा वो h, तो r की जगह हमने लिख दिया r+h, ओके फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो G_M1_M2/r, ओके का स्क्वायर, तो G_M_M_E/r का स्क्वायर, लेकिन r तो अभी बदल गया है क्योंकि पहले तो r क्या था, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, तो पहला ये हमारा अगर गोला बनाया, ये रहा ये फिगर यहाँ पे से कहीं पे गिवन थे ना, यही मान लो और से ये मान लो, ओके देखो सेंट्रीपिटल फोर्स तो mv²/r,
अभी आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर ई प्लस एच, इतना आर ई है और ये एच हो। ओके, फिर वापस हमने अभी जो निकाला वो क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो जी फिर ये मास 1, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा मास 2 और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस इतना आ रही है और ये h है, तो आर ई प्लस एच टू दी होल स्क्वायर। जितनी भी रेडियस होगी, तुम बहुत दूर चले गए, अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट रेंज वाला देखा ना, 200 किलोमीटर पे भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, 2000 किलोमीटर पे भी होता है और 36,000 किलोमीटर पे भी होता है, तो सब में फोर्स डिफरेंट डिफरेंट लगेगा, तो फिर सब में तुम्हें डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आर ई अर्थ की तो है ही, अर्थ की रेडियस तो आई गई, लेकिन प्लस तुम कितना गए, तो अर्थ की रेडियस के बाद तुम गए 200 किलोमीटर, अर्थ की रेडियस के बाद, अर्थ की रेडियस मतलब ग्राउंड लेवल तक, फिर वहां से तुम गए 200 किलोमीटर, वहां से तुम गए 2000 किलोमीटर, वहां से तुम गए 36,000 किलोमीटर, उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, वैल्यूज चेंज होती जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, तो इसीलिए ये फॉर्मूलाज यहाँ पर बीच बीच में लिखे हुए हैं कि उसका यूज हो, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अब ये दोनों को ही इक्वेट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ये दोनों के इक्वेशन को कंपेयर करें। ओके, तो दोनों फोर्स ही है, तो कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल गया ये डायरेक्टली जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब यहाँ से पता चल रहा है कि h क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो h मतलब क्या, वही डिस्टेंस ग्राउंड से वो कितने डिस्टेंस पर है वो, तो h इंक्रीज होगा तो v क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए, और v क्या है, स्पीड, तो वही तो हमने कंक्लूजन में बोल दिया कि जितना ज्यादा दूर होगा उतनी स्पीड कम होगी, तो वही तो है, जितना ज्यादा दूर ये ज्यादा है तो ये कम है तो ये ज्यादा। ओके, तो ऐसे भी पूछ ले ट्रिकी। ओके, prove that कि the satellites, more the satellites is away from the particular object, the speed is less, prove करो, तो prove करो मतलब ये इक्वेशन निकालो, ऐसे बोलो। ओके, that's it। ओके, तो वही चीज है, और ये पर्टिकुलरली ये तुम्हें क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गई। अभी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो टाइम तुम्हारा लग रहा है सपोज 24 आवर्स लग रहे हैं घूमने के लिए, या 365 डेज लग रहे हैं, वॉट एवर जो भी लगे उसको टाइम पीरियड ही बोलते हैं। ओके, सो वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन दैट्स वेलोसिटी, और से डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ओके, तो वही चीज निकालेंगे तो हमारा टाइम पीरियड भी मिल जाए। तो डिस्टेंस कितना, तो भाई 2 पाई आर, सर्कमफरेंशियल डिस्टेंस हुआ ना, तो डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर, तो आर कितना है भाई, आर ही होगा तो 2 पाई आर, लेकिन ये तो एच, आर ई प्लस एच है तो इतना हो जाएगा, तो आर ई प्लस एच वही चीज की है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी मिल गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया। अब ये बोल रहे हैं कि ये तो तुम्हारा डायरेक्टली टाइम पीरियड कोई भी प्लेनेट के लिए था, विच इज केप्लर्स लॉ। यहाँ पे देखो केप्लर्स लॉ ही आ गया ना, टाइम पीरियड का स्क्वायर और यहाँ पे आर का क्यूब आ गया, तो केप्लर्स लॉ वैलिड हो गया। ओके, वही चीज बताई गई है, एज अप्लाइड टू दी सैटेलाइट्स, फॉर अ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एच कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन। ओके, अगर कोई सैटेलाइट बहुत ही नजदीक है तो रेडियस ऑफ द अर्थ ही अराउंड 6500 किलोमीटर जितनी है, अर्थ की रेडियस। ओके, अभी कोई सैटेलाइट हमारा 200 किलोमीटर पे है, कहाँ 6500 किलोमीटर और कहाँ 200 किलोमीटर, तो एच को मारो गोली, तो एच को गोली मार देंगे तो इसमें से एच को गोली मार दो, तो बचा सिर्फ क्या, आई, तो वो वापस तुम चेंज करते जाओगे तो तुम्हारा पर्टिकुलरली टी नॉट का फॉर्मूला चेंज होता जाएगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तब फिर हम क्या बोल देंगे, टी इज टी नॉट, और फिर टी नॉट का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट में आर ई बाई जी। अंडरस्टूड? ओके, ये तो फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो ये तो मैं जो बोला कि ये ऐसे आएगा तो हम पूरा कैलकुलेट करके बताते, लेकिन सिर्फ अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, तो वैसे ही सारे फॉर्मूलाज भी है, सो ये जो हम थियरी समझे उसी के बेस पे फॉर्मूलाज है, और नए फॉर्मूलाज नहीं है। वैसे ही जैसे ये सब कहाँ से आए, सेंट्रीपिटल फोर्स पता था, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स पता था, फिर भाई वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो भी पता था, तो वही सब का यूज करके तो ये सब आगे बढ़े हैं। डन। ओके, तो नया फॉर्मूला कुछ नहीं है। ओके, केप्लर्स लॉ डायरेक्टली है तो यस दैट इज नया फॉर्मूला। ओके, वो हमने नहीं पढ़ा। ओके, सो वैसे ही सारे न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस गिवन है। अब देखो, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, तो कोई भी ऑर्बिट में कोई घूम रहा है उसकी भी पर्टिकुलर एनर्जी होती है, तो उसके लिए भी काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है।
तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फिर दोनों का सम कर दिया, तो उसके लिए भी पर्टिकुलरली दिखाया गया है। ओके, और उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी बोला है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो न्यूमेरिकल वैसे। अंडरस्टूड? ओके, सो अगेन एज वी हैव स्टेटेड बिफोर कि नई बुक में ये दिया ही नहीं है जियो स्टेशनरी एंड पोलर वाला। हाँ तो निकल गया होगा, यस। हाँ इसमें भी कहाँ है, ये है ना, लेकिन ये पॉइंट, हाँ वो है। हाँ बस, तो वो जियो स्टेशनरी पोलर निकल गया होगा। फिर वो वाला भी जैसे मैंने बोला ना कि थोड़ा ऊपर अर्थ सरफेस के अंदर, तो वो भी टॉपिक बहुत साल निकल गया था, फिर वापस रखा, फिर वापस निकल गया था, अभी वापस है। ओके, तो ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक का ऐसा होता रहता है, अदरवाइज एक बार निकाले उसको वापस ऐड नहीं करते, लेकिन ये लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है इसलिए वापस आ गया। अंडरस्टूड? तो पॉसिबल तो नहीं था, और अगेन हम उतने फास्ट ही गए हैं। ओके, अदरवाइज हम 2 थियरी करते अभी इंट्रोडक्शन और केपलर्स लॉ पढ़ पाते। ओके, बट पूरा चैप्टर हमें कवर करना था, दैट्स व्हाई वी वेंट बाय दिस स्पीड। ओके, तो ट्राई करना फिर भी, और कल एग्जाम तक भी जैसे कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो ये वो, तो फ़ोन कर देना कि ये डाउट है। सो आई विल टेल, अगर फ़ोन ना लगे, ना उठाऊँ, तो एटलीस्ट मैसेज कर देना। ओके, तो जब भी देखूंगा तब कर दूंगा, कोई भी टाइम पे करना, कोई बात नहीं। बट अभी सपोज तुम्हारा 8 बजे है, ओके, सुबह 8 बजे, तो फिर तुम 7 बजे मैसेज मत करना, 7 बजे कॉल ही कर देना। ओके, तो मैं तुरंत ही देख लूँगा कि फ़ोन ना उठाऊँ या ऐसा कुछ हो तो मैसेज कर देना। ओके, पता ना चले फ़ोन कहीं और हो। ओके, तो मैसेज कर देना, जब भी मैं मैसेज देखूंगा तो आई विल रिप्लाई।